अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। इससे पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई थी, उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पे हम एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव का पढ़ेंगे। एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव में असिस्टिव सिर्फ हम वहीं परफॉर्म करा रहे होते हैं जहाँ पे आपके मसल जो हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, तो एक्टिव नहीं कर पा रहे होते, तो हम थोड़ी सी असिस्टेंस दे देते हैं वहाँ पे ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो इसके अलावा हम बाकी जो इंडिकेशन गोल्स और लिमिटेशंस हैं वो सेम है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की और असिस्टिव की। सो इंडिकेशन में जो फर्स्ट है हमारी वो ये है कि जब पेशेंट मूव कर रहा होगा एक्टिवली, ठीक है, जब भी पेशेंट अपने बॉडी सेगमेंट को एक्टिवली मूव कर ले, ठीक है, या तो वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने मसल्स को एक्टिवली, मतलब इस एबल है पेशेंट में एबल है कि वो अपने मसल को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर मूव कर सकता है किसी भी बॉडी सेगमेंट को एक्टिवली। सो ये हमारे पास एक पहली इंडिकेशन होती है, तब हम उसे एक्टिव कराते हैं। अगर वो मूव नहीं कर सके तो हम पैसिव पे जाएंगे ना, तो इसके लिए हम कराते हैं एक्टिव। सेकंड, आपका जब कोई पेशेंट इमोबलाइज है, ठीक है, इमोबलाइजेशन है, कोई बेड रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर किसी को ट्रॉमा हुआ है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, इमोबलाइज हो गया, तो इमोबलाइजेशन के बाद उसका जो जॉइंट, जिस जॉइंट को इमोबलाइज कर दिया है, ठीक है, कि इस पर आपने मूवमेंट नहीं करानी, तो उसका जो होता है ना जॉइंट उससे अबव, ठीक है, उसकी हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, बिकॉज वहाँ पे तो कोई ट्रॉमा नहीं हुआ ना, वहाँ पे हम इजीली करा सकते हैं। या फिर उससे जो बिलो होता है ना, अबव और बिलो जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम कराते हैं एक्टिव एक्सरसाइज, सो दैट कि उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अबव और बिलो जॉइंट्स की हम कराते हैं ताकि वहाँ पे फंक्शनैलिटी मेंटेन रहे। अब गोल्स इसकी क्या नहीं, थर्ड इसका क्या है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की थर्ड इंडिकेशन क्या है। थर्ड ये है कि जब हम वो करा रहे होते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम होते हैं हमारे, ठीक है, कोई भी हमारे लिगामेंट इंजरीज के पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, एट द एंड हम उसे एरोबिक कंडीशनिंग करवा रहे होते हैं, तो कंडीशनिंग में भी वहाँ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट कर रहा होता है, तो एरोबिक कंडीशनिंग एक इंडिकेशन है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 इंडिकेशन है। एक्टिव, जब पेशेंट एक्टिवली मूव कर रहा है, ठीक है, तब हम उसे एक्टिव करा देंगे, या फिर इमोबलाइज है तो उसके अबव और बिलो जॉइंट की, एंड देन एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम में हम एरोबिक एक्सरसाइज कराते हुए उसको एक्टिवली करा सकते हैं। सो नाउ इसके गोल्स में ना मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, उसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन में MS हमाद, यहाँ पे भी मैंने निमोनिक बनाया है लाइक MSc 2। MSc आपकी 2 साल की होती है ना, तो यहाँ पे M भी 2 दफ़ा आएगा, S भी और C भी। सो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। M से आया हमारे पास इसका मोटर कंट्रोल, जब भी पैसिव एक्टिविटीज़ कराएंगे तो मोटर कंट्रोल जो है ना वो डेवलप होगा। आपकी मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स लाइक ग्रॉस मोटर स्किल्स, यहाँ जब भी हम एक्टिव कराते हैं तो वो वॉकिंग उसमें कंट्रोल आएगा, वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स या क्रॉस मोटर स्किल्स है, जैसे चलना शुरू हो जाएगा, स्टैंडिंग पे आएगा, डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़, फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा एक्टिव करते हुए। सो हम मोटर कंट्रोल के लिए डेवलप कराने के लिए ये एक्टिव एक्सरसाइज करा सकते हैं। फर्स्ट हमारा ये गोल है। सेकेंड M जो है ना, फर्स्ट M तो ये हो गया, सेकेंड M में ना हम मेनटेन करा रहे हैं मसल इलास्टिसिटी, ठीक है, मसल की जो इलास्टिसिटी होती है, बिकॉज मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो मसल की इलास्टिसिटी है, फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी, तो वो मेंटेन रहती है, ठीक है, इससे ये इसका सेकंड है। देन थर्ड हमारे पास S आता है। S से वहाँ पे पैसिव में, अगर मैंने आपको जो निमोनिक बनाया था MS हमाद, उसमें S हमारे पास साइनोवियल था। यहाँ पे हमारे पास है सेंसरी फीडबैक,
सेंसरी फीडबैक अगर आपको नहीं पता तो आप मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सेंसरी फीडबैक स्ट्रेच रिफ्लेक्स पे, ठीक है। मसल्स में हमारे पास मसल स्पिंडल होते हैं, ठीक है, मसल गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेच रिस्पॉन्स जाता है। हमारे सिग्नल मसल में बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब एक्टिव कंट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है, तो मसल के वो सेंसर जो सिग्नल है रिसेप्टर हैं वो सेंस करते हैं, ठीक है, और ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड करते हैं, तब रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये एक सेंसरी फीडबैक डेवलप हो जाता है एक्टिव एक्सरसाइज से। देन नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट भी हमारे पास एस है ना, इस एस से हमने क्या करना है, उसको स्टिमुलस फॉर बोन एंड जॉइंट्स और बोन के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही होती है एक्टिव आरओएम, ठीक है, ताकि बोन और जॉइंट की फंक्शनिंग प्रॉपर रहे एक्टिव एक्सरसाइज से। ये हमारा एक गोल होता है, ठीक है। देन हमारे पास सी आता है, इस सी से हमारे पास है सर्कुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही थी। पैसिव में भी पैसिव कराते हैं तब भी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ होती है। और सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी तो आपके चांसेस क्या होंगे, जो डीवीटी के चांसेस हैं डीप वेनस थ्रोम्बस बनने के, तो वो कम हो जाते हैं, ठीक है, डीवीटी के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट भी हमारे पास सी है, तो इस चीज़ से देखते हैं, इसी से हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। जब यहाँ पे आपने फ्रैंकल एक्सरसाइज पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर काइनी में, इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हम फ्रैंकल एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है सारी वो एक्टिव रेंजेस पे हैं, ठीक है। यहाँ इस पर भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है कंप्लीट, बल्कि 2 लेक्चर्स हैं मेरे, इसके इंट्रोडक्शन पे भी और फ्रैंकल एक्सरसाइज की टेक्निक्स पे भी। अगर आप ये देखना चाहें कोऑर्डिनेशन के लिए फ्रैंकल एक्सरसाइज, तो ये भी देख सकते हैं। एक्टिव रेंजेस करा के हम इसमें कोऑर्डिनेशन अचीव करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास गोल होता है। अब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन की कौन सी जो है वो नहीं करा सकते, क्या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की वजह से हम अचीव नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, बिकॉज रेजिस्टेंस जब भी हम देते हैं ना तब हमारे पास स्ट्रेंथ डेवलप होती है। कोई भी स्ट्रेंथ मसल है ना, स्ट्रेंथनिंग मसल है जो स्ट्रेंथ है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ वापस नहीं हम गेन कर सकते एक्टिव से, ठीक है। एक्टिव में कंट्रैक्टिलिटी होती है, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, बट हम स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकते। सो स्ट्रेंथ जो है हमारा, ये फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है। एंड देन सेकंड लिमिटेशन, ये जो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन बताई थी ना, कोऑर्डिनेशन आप जिस बॉडी के पैटर्न में, जिस पैटर्न में कराएंगे, ठीक है, सिर्फ उसी में डेवलप होगी, उसके अलावा नहीं डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल आप फ्लेक्शन में करवा रहे हैं या एक्सटेंशन में, जिस मूवमेंट में या जिस पैटर्न में आप करा रहे हैं, सिर्फ उसी में आपकी कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी। अदरवाइज बाकी बॉडी के सेगमेंट्स में या बॉडी के बाकी रीजन में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगी। ये इसकी एक लिमिटेशन है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ मोशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस। अब ये जो कंट्राइंडिकेशन है कि किन कंडीशंस में हम बिल्कुल भी रेंज ऑफ मोशन नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, उसे पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा, ठीक है, डोंट अलाउ पेशेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको नहीं करा सकते रेंजेस। सेकंड है कि उसकी हीलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है रेंजेस करवाने से, ठीक है, हम नहीं कराएंगे। कोई भी आप वार्ड्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी एक्यूट इंजरी का पेशेंट है तो इमीडिएटली वहाँ हम उसको रेंजेस नहीं स्टार्ट करा देते, बिकॉज उसकी हीलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन उसकी बढ़ जाएगी या इस तरह से, या उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे नहीं करा रहे होते। एंड थर्ड वन है लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स आए पेशेंट की तरफ से। आपने रेंजेस कराई हैं और पेशेंट ने कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एग्जांपल उसका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, सीवियर पेन हुआ है उसे, या फिर इसके कंडीशन में कि उसकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप उसको वहीं पे क्विट कर दोगे, वहाँ पे आप लोग नहीं कराएंगे, ठीक है, रेंजेस इन्फ्लेमेशन बढ़ने पे। बिकॉज हो सकता है उसकी कोई और वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हो, कोई और इश्यू आ गया, वहाँ पे कोई थ्रोम्बस हो जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या इन्फ्लेमेशन हो, तो आप इस कंडीशन में नहीं करेंगे, क्योंकि वो थ्रोम्बस जो है वहाँ से आपका डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ से जाके वो एम्बोलस बना सकता है। तो इस कंडीशन में एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आप नहीं कराएंगे। देन आती है इसकी प्रिकॉशंस कि हम सेफली किस कंडीशन में करा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास आएगा, इमीडिएटली आएगा पेशेंट, ठीक है, कोई अर्ली फेज़ है, ठीक है, अर्ली
अर्ली फेज़ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अगर हम रेंजेस कराएंगे तो कंट्रोल मोशन फेज़ होती है। इसमें हम सिर्फ पैसिव ROM कराते हैं, वो भी सिर्फ लिमिट ऑफ पेन तक, ठीक है। जहाँ तक पेशेंट बेयर कर सकता है, उसका पेन उसे अलाउ कर रहा है, वहाँ तक हम उसे पैसिव ROM कराएंगे। उसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे, वो भी कंट्रोल मोशन फेज़ में कराएंगे, ठीक है। ये प्रिकॉशंस के साथ करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास हार्ट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, ये कोई यानी कि आप हार्ट की सर्जरी हुई है, किसी का बाईपास लगा है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास लगा है, या फिर किसी को MI हुआ है, ठीक है। MI के पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट आ गया, उसको हम बहुत एहतियात से कराएंगे। देन हमारे पास होते हैं एंजियोप्लास्टी के, ठीक है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी हुई है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। जस्ट हम करवाते हैं यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी की प्रिकॉशंस के साथ एक्सरसाइज करा सकते हैं, पैसिव ROM करा सकते हैं या एक्टिव कराएंगे। उसके अलावा वॉकिंग अगर हम कराते हैं तो उसकी बेड की साइड पे, ठीक है, अलॉन्ग बेड साइड हम उसे कराएंगे ताकि कोई इश्यू ना हो जाए। बेड साइड पे अगर हम कराएंगे तो वहाँ पे हम उसके मॉनिटर करते रहेंगे BP, ठीक है। यहाँ पे हमने BP को मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर उसका, देन उसकी एक्सर्शन लेवल, ठीक है, कि वहाँ पे कोई फटीग वगैरह ना हो जाए, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा थक ना जाए, तो इससे भी उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस वजह से ये हमारे पास होती है कि इस प्रिकॉशंस के साथ रेंजेस सारी करा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी इसकी प्रिंसिपल्स और इसको टेक्निक्स को अप्लाई करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।